प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 का आर्टिकल नंबर 2.12 रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल्स ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन्स को पढ़ा था और आज का जो टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन, इसको पढ़ने से पहले लाजमी है कि आपको मोमेंटम का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से आता हो और इसके साथ साथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम के बारे में भी आपको मालूम हो। अगर वो वाले लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं सुने तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो वर्ड है प्रोपल्शन, इसका फिजिक्स में क्या मीनिंग है। यूजुअली तो हम ये कहते हैं द एक्ट ऑफ पुशिंग फॉरवर्ड, इट इज अ प्रोपल्शन। यहां पर प्रोपल्शन को समझने के लिए मैं आपके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेकर आया हूं इस बैलून की। देखिए, जब मैं इस बैलून को यहां से छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, यहां से ये ओपन है, ऑब्वियसली इसके अंदर जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, यानी गैसेज एक्सपेल होंगी। गैसेज किस डायरेक्शन में एक्सपेल होंगी, नीचे की तरफ। तो ये एक एक्शन हो जाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जब ये गैसेज नीचे की तरफ एक्सपेल करेगा तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, तो इसको कुछ अपवर्ड थ्रस्ट मिलेगा जो कि रिएक्शन है। तो यहां से लेट से मैं इसको छोड़ता हूं तो ये कुछ ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा इस तरह से। अब ये ऊपर की तरफ जो मूव किया है इसने, इसी को हम कहते हैं प्रोपल्जन, यानी वहां से गैसेस क्या हो रही थी, एक्सपेल हो रही थी और इसका उसकी वजह से अपवर्ड मोशन हुआ है। यही जो एक्ट ऑफ पुशिंग है इसको हम कहते हैं प्रोपल्शन। रॉकेट भी कुछ इसी तरह से काम करता है। रॉकेट में क्या होता है, बहुत सारा फ्यूल होता है। जब वो फ्यूल बर्न होता है तो वहां से बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ एक गैसेस को एक्सपेल करता है। अब उसने जो गैसेस को एक्सपेल किया है ये एक्शन हो गया। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है ना कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है ऑपोजिट इन डायरेक्शन। वो नीचे की तरफ जब गैसेस एक्सपेल करेगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी उसको कुछ अपवर्ड थ्रस्ट मिलेगा। तो यहां से फिर हमें पता चला कि द मोशन ऑफ रॉकेट बाय पुशिंग द गैसेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट हाई वेलोसिटी, इसी चीज को हम कहते हैं रॉकेट प्रोपल्शन और उठाकर यहां पे लिख देते हैं। यहां पर अब हमने यही चीज रॉकेट प्रोपल्शन की डेफिनेशन में उठाकर लिख दी है। किस तरह से, रॉकेट प्रोपल्शन इज द मोशन ऑफ ए रॉकेट बाय पुशिंग गैसेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट हाई स्पीड। बिल्कुल वही चीज लिखी है। देखिए, रॉकेट क्या करता है, गैसेस को एक्सपेल करता है एट हाई स्पीड, जिसकी वजह से उसको अपवर्ड थ्रस्ट मिलता है, यानी उसको पुश मिलता है। जब पुश मिलता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है गैसेस से। यहां पर यही बात है, इज द मोशन ऑफ रॉकेट, यानी मोशन ऑफ रॉकेट बाय पुशिंग गैसेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वो गैसेस को इस तरह से पुश करता है और खुद इस तरह से ऊपर जाता है एट हाई स्पीड। बहुत ही हाई स्पीड पर गैसेस को जब पुश करता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करता है, मूव करता है। दूसरी हेडिंग क्या होगी, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए रॉकेट। कि रॉकेट का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है भाई, वही प्रिंसिपल है जो मैं आपको बता चुका हूं कि वो गैसेस को एक्सपेल करता है, इस वजह से उसको अपवर्ड थ्रस्ट मिलता है और वो मूव करता है। तो यहां पर उसी चीज को हमने वर्डिंग में लिख दिया जिस तरह आपकी बुक में लिखा गया है। रॉकेट्स मूव बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैसेस थ्रू इंजन्स एट द रेयर। देखिए, रॉकेट के रेयर पर इंजन्स होते हैं जिनमें से वो क्या करता है, हाई स्पीड पर गैसेस को एक्सपेल करता है। यही चीज हमने लिखी है कि इसी वजह से वो मूव करता है, क्योंकि वो हाई स्पीड पर गैसेस को क्या करता है, एक्सपेल करता है, इसकी वजह से वो आगे मूव करता है। द फ्यूल बर्न्स इन अ कंबस्टन चैम्बर टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर हॉट गैसेस। देखिए, कंबस्टन चैम्बर क्या है, अगर आप अपनी बुक में डायग्राम पर देखें तो वहां पर आपको कंबस्टन चैम्बर दिखाया गया है। कंबस्टन चैम्बर यूजुअली रॉकेट का एक पार्ट होता है जिसमें फ्यूल क्या करता है, बर्न करता है, जिसकी वजह से बहुत ही हॉट गैसेस एट दी हाई प्रेशर प्रोड्यूस होती हैं। दीज गैसेस आर एक्सपेल्ड विद एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी फ्रॉम द रॉकेट इंजन्स। अब रॉकेट के जो इंजन्स होते हैं, अब यहाँ पर वर्ड हमने इंजन्स का यूज किया, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इंजन्स हमने यहाँ पर क्यों वर्ड यूज किया है। जो गैसेस हैं वो बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ इंजन्स में से एक्सपेल करता है, यही वजह है कि उसको अपवर्ड थ्रस्ट मिलता है।
लेकिन जब उसने गैसेस को एक्सपेल किया तो ऑब्वियसली उन गैसेस का भी कुछ मोमेंटम है। अब रॉकेट को मोमेंटम मिलेगा अपोजिट इन डायरेक्शन न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक, क्योंकि रॉकेट ने क्या किया है, गैसेस को एक्सपेल किया तो एक्शन हुआ है, जिसकी वजह से रिएक्शन होगा, कुछ रॉकेट आगे की तरफ मूव करेगा। यहां पर हमने यही चीज लिखी है कि रॉकेट गेन्स मोमेंटम, रॉकेट मोमेंटम गेन करता है जो किसी को होता है मोमेंटम ऑफ द एक्सपेल्ड गैसेस। जो गैसेस एक्सपेल हो रही होती हैं ऑब्वियसली जब वो मूव कर रही है तो उनका कोई ना कोई मोमेंटम है, वेलोसिटी है उन एक्सपेलिंग गैसेस की, तो ऑब्वियसली वहां पर कुछ मोमेंटम होगा। तो रॉकेट भी इतना ही मोमेंटम गेन करता है जितना कि उन एक्सपेल्ड गैसेस का मोमेंटम होता है, बट ये अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, क्योंकि गैसेस जिस डायरेक्शन में एक्सपेल हो रही होती हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट मूव करता है। तो यही था इसका बेसिक प्रिंसिपल कि रॉकेट किस तरह से मूव करता है, बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैसेस। दूसरी बात हमने क्या लिखी कि कंबस्टन चैम्बर में फ्यूल बर्न होता है, इसकी वजह से हाई प्रेशर हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और वो हाई प्रेशर हॉट गैसेस एक्सपेल होती हैं रॉकेट के इंजन में से एट वेरी हाई वेलोसिटी, जिसकी वजह से क्या होता है कि रॉकेट मोमेंटम गेन करता है इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ एक्सपेल्ड गैसेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग आपने नोट्स में लगानी है कंटिन्यूअस गैस इजेक्शन एंड इंक्रीजिंग स्पीड। देखिए अभी हमने पढ़ा है बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट, ये हेडिंग उसी के अंदर आती है, यानी बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल की सब हेडिंग है ये कंटिन्यूअस गैस इजेक्शन एंड इंक्रीजिंग स्पीड। तो क्या लिखेंगे इसमें आप, द रॉकेट इंजन्स कंटिन्यू टू एक्सपेल गैसेस आफ्टर द रॉकेट हैज बिगन मूविंग। देखिए जब रॉकेट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, इनिशियली उसने कुछ गैसेस एक्सपेल की हैं जिसकी वजह से उसको अपवर्ड थ्रस्ट मिली और उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब जब उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है तो अब वो कंटिन्यूअसली गैसेस को एक्सपेल करता रहेगा। देखिए जब वो कंटिन्यूअसली गैसेस को एक्सपेल करता रहेगा तो इसकी वजह से उसका मोमेंटम बढ़ता जाएगा। इसी वजह से हमने कहा दिस कंटिन्यूअस इजेक्शन कॉजेस द रॉकेट टू कीप गेनिंग मोमेंटम, यानी इस कंटिन्यूअस इजेक्शन ऑफ गैसेस की वजह से जो रॉकेट का मोमेंटम है, ऑब्वियसली रॉकेट मूव कर रहा है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, जब वेलोसिटी है तो वहां पर कोई ना कोई मोमेंटम होगा। तो ये वही कहता है कि वो जो मोमेंटम है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअस इजेक्शन ऑफ गैसेस की वजह से। So the rocket gets faster and faster instead of moving at a steady speed, यानी इस केस में जब रॉकेट का मोमेंटम बढ़ता जा रहा है गैसेस एक्सपेल करने की वजह से कंटिन्यूअसली, तो क्या होगा कि रॉकेट की स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी, रॉकेट फास्टर से फास्टर होता चला जाएगा इंस्टेड ऑफ मूविंग एट अ स्टेडी स्पीड, यानी उसकी स्पीड जो है वो स्टेडी नहीं रहेगी, यानी एक जैसी नहीं रहेगी बल्कि बढ़ती चली जाएगी। दिस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज इंजन्स रिमेन इन ऑपरेशन। देखिए जब तक इंजन ऑपरेट करते रहेंगे ये सारे का सारा प्रोसेस होता रहेगा, यानी वो कंटिन्यूअसली गैसेस को इजेक्ट करता रहेगा जिसकी वजह से उसका मोमेंटम बढ़ता जाएगा और उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, वो स्टेडी स्पीड के साथ मूव नहीं करेगा। और ये सब कुछ उस वक्त तक होता रहेगा जब तक के उसके इंजन ऑपरेशन में रहेंगे, यानी उसके इंजन काम करते रहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे फ्यूल सिस्टम ऑफ ए रॉकेट, कि रॉकेट में जो ईंधन का निजाम है वो किस तरह से काम करता है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये आप नोट्स को लेंथी कर देते हैं, बुक में चीजें नहीं होती, तो भाई बुक में ये सारा लिखा हुआ है, आप एक मरतबा बुक का टेक्स्ट रीड करें। जो पहले मैंने आपको हेडिंग्स बनवाई हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट, और दूसरी हेडिंग बनवाई है कंटिन्यूअस गैस इजेक्शन एंड इंक्रीजिंग स्पीड। ये एक्चुअली जो सारे का सारा आपकी बुक पर जो रॉकेट प्रोपल्शन का फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है। अब यहां से नेक्स्ट पैराग्राफ की बात स्टार्ट होती है, इसलिए हमने ये हेडिंग लगाई है फ्यूल सिस्टम ऑफ ए रॉकेट। जब आप पेपर में हेडिंग्स की फॉर्म में लिखकर आते हैं तो इसका बहुत ही जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता है, इसलिए आपने नोट्स भी बिल्कुल इस तरह हेडिंग्स की फॉर्म में बनाने हैं। ए रॉकेट कैरीज इट्स ओन फ्यूल, देखिए रॉकेट अपना फ्यूल खुद कैरी करता है, विच में भी लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो लिक्विड हाइड्रोजन हो सकती है लिक्विड ऑक्सीजन, या फिर सॉलिड हाइड्रोजन सॉलिड ऑक्सीजन की फॉर्म में हो सकती है। देयरफॉर इट कैन ऑपरेट एट हाई एल्टीट्यूड्स, जब ये अपना फ्यूल खुद कैरी करता है यही वजह है कि ये हाई एल्टीट्यूड्स पर भी ऑपरेट कर सकता है, यानी ऊंचाई पर, ग्रेट हाइट्स पर, वेयर वेरी लिटिल और नो एयर इज प्रेजेंट, जहां पर बहुत कम या बिल्कुल एयर प्रेजेंट ही नहीं होती। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, टू प्रोड्यूस एनफ अपवर्ड थ्रस्ट टू ओवरकम ग्रेविटी। देखें अब जो रॉकेट है उसमें से गैसेस एक्सपेल होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें फ्यूल बर्न हो रहा होता है। जो गैसेस एक्सपेल हो रही होती हैं वो किस रेट पर होती हैं कि उसको एनफ अपवर्ड थ्रस्ट मिल सके कि वो ग्रेविटी को ओवरकम कर सके। देखिए जब रॉकेट फिजा में जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पर उस पर ग्रेविटी भी तो कुछ एक्ट करेगी। अब उसने उस ग्रेविटी को ओवरकम करना है, उस ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए उसको एनफ अपवर्ड थ्रस्ट चाहिए होता है। तो उस पर्पस के लिए क्या करता है, अ टिपिकल रॉकेट कंज्यूम्स अबाउट 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ अ फ्यूल, यानी 10,000 किलोग्राम एक सेकेंड में वो फ्यूल यूज करता है। The burnt gases are ejected at speeds of over 4,000 मीटर पर सेकेंड।
अब जो रॉकेट में फ्यूल बर्न हो रहा है वहां से क्या होगा कि गैसेस इजेक्ट होती हैं। अब वो गैसेस किस स्पीड पर इजेक्ट होती हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि बहुत ही हाई स्पीड पर इजेक्ट होती है। तो कितनी स्पीड होती है, ऑलमोस्ट 4000 मीटर पर सेकेंड, यानी 4000 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 4000 मीटर की स्पीड से वो क्या होती हैं, इजेक्ट होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग अब आपने लगानी है हाई फ्यूल मैस इन रॉकेट्स। तो किस तरह से लिखेंगे, इनफैक्ट मोर देन 80% ऑफ द लॉन्च मैस ऑफ ए रॉकेट इज फ्यूल ओनली। देखिए जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उस वक्त जो उसका मैस है उसमें मोर देन 80% मैस फ्यूल का मैस होता है। यही बात हमने लिखी है कि इनफैक्ट मोर देन 80% ऑफ द लॉन्च मैस, यानी लॉन्चिंग के वक्त जो उसका मैस था उसमें 80% से भी ज्यादा फ्यूल का मैस था। वन सोल्यूशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ मैस ऑफ फ्यूल इज टू मेक द रॉकेट फ्रॉम सेवरल रॉकेट्स लिंक्ड टुगेदर। देखिए इतना ज्यादा मैस रॉकेट के लिए हर वक्त उठा के चलना तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का सॉल्यूशन ये है कि एक रॉकेट को मल्टीपल रॉकेट्स के मिलाने से बनाया जाता है। यही बात हमने लिखी है कि द रॉकेट फ्रॉम सेवरल रॉकेट्स लिंक टुगेदर, यानी बहुत सारे रॉकेट्स आपस में इकट्ठे जोड़कर एक रॉकेट बनाया जाता है। यही वजह थी कि हमने स्टार्ट में लिखा है इंजन्स। इंजन्स क्या करते हैं कि वो गैसेस को एक्सपेल करते हैं, यहां पर क्योंकि सेवरल रॉकेट्स को जोड़कर एक रॉकेट बनाया जाता है। व्हेन वन रॉकेट कंप्लीट्स इट्स जॉब, जब एक रॉकेट का काम मुकम्मल हो जाता है तो क्या कर दिया जाता है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, वहीं पर फेंक दिया जाता है। द रिमेनिंग रॉकेट्स कंटिन्यू टू कैरी द स्पेसक्राफ्ट फर्दर एट हाई स्पीड, और जो रिमेनिंग रॉकेट्स हैं वो स्पेसक्राफ्ट को हाई स्पीड के साथ कैरी करते हैं। यहां पर पेपर में एक एमसीक्यू आ सकता है कि जब मल्टीपल रॉकेट सिस्टम में से एक रॉकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है तो उसकी स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली उसकी स्पीड क्या करती है, मजीद इंक्रीज कर जाती है। इसकी वजह से हमने यहाँ पर लिखा है हाई स्पीड्स। तो यहाँ पे फिर हमने क्या लिखा कि जो 80% ऑफ द लॉन्च मैस है वो फ्यूल का मैस होता है। क्योंकि इतना ज्यादा मैस है तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक रॉकेट को सेवरल रॉकेट्स के मिलाने से बनाते हैं। जब एक रॉकेट अपना काम मुकम्मल कर देता है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और जो रिमेनिंग रॉकेट्स हैं वो स्पेसक्राफ्ट को हायर स्पीड्स पर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अब अपने नोट्स में लगानी है एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। तो भाई रॉकेट जब मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, तो वही एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, उसका रिलेशन फाइंड करना है। अब इस आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है जो अब हम करने वाले हैं, कंसेप्ट वाइज भी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेट m बी द मैस ऑफ गैसेस इजेक्टेड पर सेकंड। एक सेकंड में जो गैसेस इजेक्ट होती हैं उनका मैस कितना है, m, एंड v वेक्टर बी द वेलोसिटी ऑफ गैसेस रिलेटिव टू रॉकेट। ओबीसी जब गैसेस एक्सपेल हो रही हैं तो किसी वेलोसिटी के साथ एक्सपेल हो रही होंगी, तो हम कह रहे हैं v वेक्टर बी द वेलोसिटी ऑफ गैसेस, यानी ये वेलोसिटी ऑफ गैसेस है रिलेटिव टू रॉकेट। ये बात आपने याद रखनी है, यहां पर रिलेटिव टू अर्थ नहीं है, यानी रॉकेट के मुकाबले में जो वेलोसिटी ऑफ गैसेस है वो v वेक्टर है। अब यहां पर लेट से अगर हम लिखें इनिशियल मोमेंटम ऑफ गैसेस तो वो कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गैसेस देखिए इनिशियली तो गैसेस मूव नहीं कर रही थी तो इनिशियल मोमेंटम तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इनिशियली जो v था वो जीरो था। नेक्स्ट अब हम क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम ऑफ गैसेस, फाइनल मोमेंटम ऑफ गैसेस इजेक्टेड पर सेकेंड, इजेक्टेड पर सेकेंड इज इक्वल टू m v वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि जब इजेक्ट हो रही है तो उनकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी, यही वाली v वेक्टर बी द वेलोसिटी ऑफ गैसेस रिलेटिव टू रॉकेट, यानी रॉकेट के मुकाबले में जो गैसेस की वेलोसिटी है वो वाली। अब यहां पर हमने ये क्यों लिखा है इजेक्टेड पर सेकंड, क्योंकि ये देखें यहां पर जो मैस था ये सिंपल मैस नहीं है बल्कि मैस ऑफ गैसेस इजेक्टेड पर सेकंड, यानी एक सेकंड में जो गैसेस इजेक्ट हुई हैं उनका मैस m है, इसलिए हमने लिखा है कि फाइनल मोमेंटम ऑफ गैसेस इजेक्टेड पर सेकंड। नेक्स्ट अगर अब हम चेंज इन मोमेंटम निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैसेस, यहां पर भी आएगा इजेक्टेड पर सेकेंड, इजेक्टेड पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में जो गैसेस इजेक्ट हुई हैं उनके लिए चेंज इन मोमेंटम क्या है, क्योंकि हमने यही लिया था ना मैस ऑफ गैसेस इजेक्टेड पर सेकेंड, यानी वो मैस गैसेस का जो कि एक सेकंड में इजेक्ट हुआ है। इसलिए यहां पर फिर हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू m v वेक्टर माइनस 0 इज इक्वल टू m v वेक्टर। देखिए यहां पर बात थोड़ी सी समझने वाली है, ये कौन सा मोमेंटम है, अगर हम सिंपली बोलें तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड।
जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट पढ़ी थी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वो क्या पढ़ी थी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी वहां पर एक्चुअली mvf माइनस mvi/t हो जाता था। तो यहां पर भी तो देखिए ना, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड है, यानी टाइम साथ इन्वॉल्व है। पर सेकंड का मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, क्योंकि सेकंड टाइम का यूनिट है ना, पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है कि ये चीज फिर आपके पास अब थ्रस्ट की इक्वल हो जाएगी, यानी उसको जो फोर्स मिल रही है इसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या यहां पर लिखेंगे हम, दिस इज इक्वल टू द थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन ऑन द बॉडी ऑफ द रॉकेट। मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये फोर्स इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड था, यानी पर यूनिट टाइम आ रहा है कुछ। दिस इज इक्वल टू द थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द रॉकेट, और यही जो है थ्रस्ट की इक्वल है। क्यों थ्रस्ट की इक्वल है? देखिए थ्रस्ट जो है ये फोर्स ऑन रॉकेट है। जब रॉकेट गैसेस को एक्सपेल कर रहा है तो उस पर कुछ फोर्स एक्ट हो रही है, इसी वजह से वो ऊपर मूव कर रहा है, और वो फोर्स किसकी इक्वल होगी? mv वेक्टर की। यही चीज हमने यहां पर लिखी है, दिस इज इक्वल टू द थ्रस्ट, यानी उसको जो अपवर्ड थ्रस्ट मिल रहा है प्रोड्यूस बाय द इंजन। अब ये थ्रस्ट उसको कौन दे रहा है? उसका इंजन दे रहा है, क्योंकि इंजन ने क्या किया, गैसेस को एक्सपेल किया, इसकी वजह से उसको थ्रस्ट मिल रहा है ऑन द बॉडी ऑफ द रॉकेट। अब यहां पर फिर हम क्या लिखेंगे, दैट इज, ये हमें क्या दे रहा है, f वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो भाई इसकी स्टेटमेंट आपके पास क्या है, f वेक्टर इज इक्वल टू m a वेक्टर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इस इक्वेशन में ये जो कैपिटल M है ये मास ऑफ द रॉकेट है, तो इस वजह से हम लिख देंगे वेयर कैपिटल M इज द इंस्टेंटेनियस मास ऑफ रॉकेट, यानी किसी भी इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस मास ऑफ रॉकेट and a vector is the acceleration of rocket। a वेक्टर क्या है? acceleration of rocket। अब यहां पर अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो इनके जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं ये आपस में सेम है, यानी f वेक्टर और f वेक्टर। जब लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में सेम है तो इट्स मीन राइट हैंड साइड भी आपस में सेम होनी चाहिए। तो किस तरह से लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2, comparing equations 1 and 2, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, m a वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से a वेक्टर निकाल लें, क्योंकि हमने क्या निकालना था, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। तो a वेक्टर अगर आप फाइंड करें यहां से तो किसकी इक्वल आएगा, mv वेक्टर डिवाइडेड बाय m। अब ये m क्या है, मास ऑफ द रॉकेट कैपिटल M, और स्मॉल m क्या था, मास ऑफ गैसेस इजेक्टेड पर सेकंड। यहां से ये मालूम होता है कि जो मास ऑफ रॉकेट कैपिटल M है ये जब डिक्रीज करेगा तो इसके डिक्रीज करने की वजह से एक्सेलरेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहां पर ये नीचे डिवाइड में आ रहा है। जब m की वैल्यू छोटी होगी तो ऑब्वियसली यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि जैसे जैसे मास ऑफ द रॉकेट डिक्रीज करता है इसी तरह उसकी एक्सेलरेशन क्या करती है, इंक्रीज करती है। यानी जिस तरह रॉकेट मूव करता है इसी तरह उसका मास डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि हमने कहा था कि एक रॉकेट सेवरल रॉकेट से मिलकर बना हुआ होता है। तो जब एक रॉकेट को डिस्कार्ड करेगा तो उसका मास चेंज हो जाएगा, मास कम हो जाएगा। वहां पर जब मास कम होगा तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। यहां पर हमने यही सेंटेंस लिख दिया है, एज द टाइम पासेस द मास m ऑफ द रॉकेट डिक्रीजेस ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड इजेक्शन ऑफ गैसेस। देखिए जैसे जैसे टाइम पास करेगा रॉकेट मूव कर रहा होगा तो उसका मास डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहां पर जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा है और वहां से गैसेस इजेक्ट हो रही हैं। जब गैसेस इजेक्ट हो रही हैं तो ऑब्वियसली रॉकेट का मास डिक्रीज होता जाएगा। ये जो कैपिटल M है ये जब डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करती जाएगी, इस वजह से हमने लिखा है एंड हेंस एक्सेलरेशन a वेक्टर इंक्रीजेस। यहां से आपका एक एमसीक्यूज भी यूजुअली पेपर में आ जाता है कि जैसे जैसे रॉकेट आगे मूव करता है इस तरह से उसकी एक्सेलरेशन पर क्या फर्क पड़ता है। तो भाई यहां से एक्सेलरेशन इंक्रीज करती है, क्योंकि जैसे जैसे रॉकेट आगे मूव करता है उसका जो मास है कैपिटल M वो डिक्रीज करता जाता है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहां तक आपने पढ़ लिया कि एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इसके लिए रिलेशन क्या है।
तो यहां पर रॉकेट प्रोपल्शन वाला आर्टिकल एंड होता है। चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन की थ्योरी आज के लेक्चर में हमने एंड कर दी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकें। फाइनली कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।